नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आप ये बताइए कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, किसी भी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत होती है, ये संविधान क्यों किसी देश के लिए ज़रूरी है। एक इसका रीज़न है कि ये जो हमें बताता है कि किसकी पावर कितनी है। ये हमें बताता है कि जो है गवर्नमेंट की पावर कितनी है, प्रेसिडेंट की पावर कितनी है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट की पावर कितनी है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर कितनी है, पीएम की पावर कितनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर कितनी है। दूसरा, ये हमारे जो है आम लोगों की पावर के बारे में बताता है कि आपको क्या जो है फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सब कुछ जो है संविधान हमें बताता है। इसके अलावा ये हमें बताता है कि कैसे संविधान में बदलाव हो सकते हैं, कैसे देश की गवर्नमेंट चलेगी। तो ये सब कुछ जो है संविधान हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये संविधान पहले भी था, क्या ये संविधान आज़ादी के बाद आया है। तो इसका आंसर है कि संविधान जो है पहले भी होता था। मौर्यंस के टाइम पे आप देखते हैं, मौर्यन के टाइम पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र क्या है, एक तरह का संविधान था। उसके बाद भी जो है हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में और जो उसके बाद भी कई बार हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिले। लेकिन जो अब कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो है आज़ादी के बाद जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। तो आइए इस प्रोसीजर को जानते हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी चीज़ें जिन्होंने जो है कौन से लॉज थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन किए गए। तो सबसे पहले जो है हमारा पहला टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का, इस चैप्टर का। तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कहाँ से जो है संविधान सभा का आइडिया आया। तो अगर हम बात करते हैं 1934 में जो है एक आदमी थे एम एन रॉय और एक पार्टी थी स्वराज पार्टी। इन दोनों ने पहली बार जो है आइडिया दिया कि हम जो है अपनी खुद की संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 1934 के बाद से जो है ये आइडिया आया और लगातार डिमांड बढ़ती रही अपनी खुद की संविधान सभा का निर्माण करने की। और जो है उसके बाद जो है अलग अलग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग ऑफ़र आने लगे। जैसे कि जो है हमने पढ़ा था अगस्त ऑफ़र आया, क्रिप्स प्लान आया। तो अलग अलग ऑफ़र आने लगे कि कौन से बेसिस पे संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन जो प्लान जिस पे भारतीयों की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहमति बनी वो था कैबिनेट मिशन प्लान पे जो है सहमति बनी। और या हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की जो है के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान को जो है हमने एडॉप्ट कर लिया गया, तो उसके तहत जो है जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इलेक्शन हुए। किसके लिए? संविधान सभा के मेंबर्स के लिए। कौन कौन जो है संविधान सभा का मेंबर होगा, इसके लिए जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो इलेक्शन थे वो डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट थे। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आम लोगों ने इसके अंदर वोट डाला था,
इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आम लोगों ने इसके अंदर वोट नहीं डाला था। तो इसका आंसर है कि ये जो इलेक्शन थे वो डायरेक्ट नहीं थे, इलेक्शन इनडायरेक्ट हुए। किसने इसको इलेक्ट किया? हम आम लोगों ने जो है विधानसभा के मेंबर को इलेक्शन नहीं किया, इनका इलेक्शन किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है, असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसका इलेक्शन किया। उनके मेंबर्स ने जो है चुनकर भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। एक सीट अलॉट की गई, 1 सीट अलॉट की गई पर 10 लाख मेंबर, 1 मिलियन आदमियों पे 1 सीट अलॉट की गई। और जो जितनी भी सीट्स थी टोटल, उनको 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। और ये कम्युनिटीज़ थी सिख, मुस्लिम्स एंड जनरल। इन 3 कैटेगरीज़ में जो है सीट्स का अलॉटमेंट कर दिया गया, सिख, मुस्लिम्स एंड जनरल। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में ये इलेक्शन हुआ। तो क्या रिज़ल्ट आया इलेक्शंस का, इस पर डिस्कस करते हैं। टोटल जो है 389 सीट्स के लिए जो है इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर से करीब 296 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती और करीब 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीती। और विधानसभा में जो है कांग्रेस को बहुमत मिली। और जो है प्रिंसली स्टेट ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन के अंदर। उनको कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट के जो भी राजा थे उनको कहा गया था कि आप अपना एक नॉमिनी भेज सकते हैं, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स नॉट पार्टिसिपेटेड, आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेटेड, कोई भी इन्होंने पार्टिसिपेशन अपना नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने बात की कि विधानसभा का गठन कैसे किया गया, विधानसभा की इलेक्शन कैसे हुए, आपको याद रखना है डायरेक्ट थे इनडायरेक्ट थे, किस मिशन के तहत जो है विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, विधानसभा का आइडिया किसने दिया था, और जो विधानसभा में बहुमत किसे मिला था, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि विधानसभा का जो है कार्य, विधानसभा ने किस तरीके से जो है अपना कार्य आरंभ किया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विधानसभा ने जो है अपना कार्य कैसे किया। विधानसभा के मेंबर का इलेक्शन हो चुका था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई। और आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि पहली बैठक को हेड किसने किया, तो पहली बैठक को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है इस बैठक को प्रेजाइड किया। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, विधानसभा में सबसे बुज़ुर्ग थे, तो इनको कहा गया कि जो है आप बुज़ुर्ग हैं तो पहली मीटिंग जो है आप हेड कीजिए। लेकिन जो है इनको जो है हमेशा के लिए जो प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 के बाद जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और बी.एन. राव को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ हुई वो थी 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश किया।
जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो संविधान सभा में पेश किया। क्या था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के एक बड़ा फ्रेमवर्क था जिसमें बताया गया था कि हम जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, हमारी जो है प्राथमिकताएं क्या होंगी। जैसा कि अभी जो आप अपने प्रीएम्बल में देखते हो वही जो है सेम टू सेम लगभग जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा गया था कि भारत जो है वो किस तरीके का देश होगा, भारत जो है रिपब्लिक होगा, भारत जो है सॉवराइन होगा। तो ये कुछ एक बातें जो हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखी गई थी। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर जो है क्या क्या लिखा गया था। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा गया था। पहली चीज़ जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा गई थी कि इंडिया जो है एक सॉवराइन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होगा, सॉवराइन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होगा। मतलब इंडिया जो है संप्रभुत्व होगा और इंडिया जो है रिपब्लिक होगा, इंडिया का जो हेड है वो चुना जाएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर पहली बात कही गई थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई थी कि इंडिया की जो टेरिटरी बाउंड्री है, इंडिया की जो बाउंड्री है वो कौन डिसाइड करेगा, वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी जो इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है। तीसरी इसमें बात कही गई थी कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जो है वो आम आदमियों में होगी, पीपल से जो है पावर आएगी इंडिया में। फोर्थ चीज़ जो है इसमें कहा गई कि लोगों को जो है जस्टिस प्रोवाइड होगा। किस तरीके का जस्टिस प्रोवाइड होगा, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को प्रोवाइड होगा। लोगों को जो है लिबर्टी प्रोवाइड होगी हमारे आने वाले जो है देश के अंदर। लिबर्टी किस तरीके की, लिबर्टी ऑफ जो है फेथ, वर्शिप, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ स्पीच, इस तरीके की जो है लिबर्टी लोगों को, एक स्वतंत्रता लोगों को प्रोवाइड होगी। इसके अंदर कहा गया कि जो है हमारी जो लैंड, हमारी धरती है वो वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगी, दुनिया में जो है शांति कायम करने के लिए काम करेगी। तो आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी या नहीं थी, तो आपको ये याद रखना है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई। देखिए किसी भी जो है देश को चलाने के लिए एक सरकार हमेशा ज़रूरी होती है। एक दिन भी जो है बिना सरकार के कोई भी देश नहीं चल सकता। तो नेक्स्ट जो चीज़ हुई वो थी कि उसी संविधान सभा में से एक सरकार का गठन हुआ, एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। एक जो है इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। और ये गवर्नमेंट जो है संविधान सभा में से ही जो है इसको बनाया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि जो एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो संविधान सभा में से बनाई गई, उसके नेता कौन कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। सरदार पटेल को जो है वो होम मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको बनाया गया। उसके बाद जो है सरदार बलदेव सिंह को जो है सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर के सन्मुखम चेट्टी को जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मौलाना आज़ाद को
मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। देन जो हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर को, राजकुमारी अमृत कौर को जो है आपका हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, CH भाभा को कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो ये थी इंटरिम गवर्नमेंट जो जब तक विधान सभा का गठन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते, जब तक जो है ये गवर्नमेंट जो है देश में काम करेगी। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि विधान सभा को जो है गठन कैसे किया गया और विधान सभा में शुरू में विधान सभा ने काम कैसे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो इस विधान सभा 1946 में काम कर रही थी, क्या ये इंडिपेंडेंट थी, क्या ये आज़ाद थी? तो इसका आंसर है कि विधान सभा अभी आज़ाद नहीं थी। भारतीय विधान सभा जो है वो गुलाम थी अंग्रेज़ों की। तो नेक्स्ट जो है हम 1947 में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इसका इफ़ेक्ट विधान सभा पे क्या पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 1947 के अंदर हम आते हैं, 1947 की हम बात करते हैं। 1947 में क्या हुआ, देखिए 1947 में जो है करीब फरवरी 1947 में ब्रिटेन में एक नई सरकार आई जिसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को ब्रिटेन भारत से चला जाएगा और भारत जो है आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जो है मुस्लिम लीग को ये बात हज़म नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि ब्रिटेन जो है अंग्रेज़ भारत से बिना पार्टीशन के नहीं जा सकते, उनको भारत का पार्टीशन करना पड़ेगा पाकिस्तान और भारत के में। तो मुस्लिम लीग ने जो है रिवॉल्यूशन किया पूरे इंडिया के अंदर और इस रिवॉल्यूशन से तंग आकर 3 जून प्लान आया और इस 3 जून प्लान को जो है माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान भी जो है इसको कहा जाता है। तो 3 जून प्लान के तहत जो है माउंटबेटन प्लान के तहत कहा गया कि इंडिया जो है अब एक नहीं रहेगा, भारत जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक नया कानून जो है लाया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो लाया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से जो है हमारी संविधान सभा पे क्या बदलाव पड़े। पहला जो बदलाव हुआ संविधान सभा पे जो इफ़ेक्ट हुआ वो था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अब आज़ाद हो गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब एक सोवराइन हो गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब आज़ाद हो गई। आज़ाद होने का क्या मतलब था? आज़ाद होने का मतलब था कि अब जो है किसी भी कानून को अल्टर कर सकती थी, बदल सकती थी और किसी भी कानून को एंड कर सकती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। दूसरा प्रभाव जो है हमारी संविधान सभा पे क्या पड़ा? दूसरा प्रभाव हमारी संविधान सभा पे पड़ा कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब क्या बन गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जो है पार्लियामेंट बन गई। पहले जो था संविधान सभा का कार्य केवल संविधान बनाना था, अब जो है संविधान सभा का कार्य संविधान बनाने के अलावा जो है कानून बनाना भी था। कानून और संविधान में डिफरेंस होता है। कानून होते जैसे SC एंड ST एक्ट जो है ये कानून है, और जो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जिससे जो है चालान की रेट बढ़ी, ये कानून है। जबकि संविधान जो है एक अलग कैटेगरी होती है। तो संविधान सभा जो है पार्लियामेंट भी बन गई, ठीक है। जब संविधान सभा की बैठक होती तो इस संविधान सभा की बैठक को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस बैठक को हेड करते हैं। और जब संविधान सभा एक एज ए पार्लियामेंट काम करती तो इसके एक अलग जो है प्रेसिडेंट बनाए गए जिसका नाम था GV मावलंकर।
अगर आपसे पूछे भारत की पहली पार्लियामेंट के स्पीकर कौन थे, हेड कौन थे, जी वी मावलंकर थे। जब जो है संविधान सभा एज ए संविधान बनाने का कार्य करती है तो इसके जो प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कुर्सी पर बैठते हैं, और जब ये संविधान सभा कानून बनाने का कार्य करती तो जी वी मावलंकर जो है वो कुर्सी पर बैठते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट बदलाव जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो हुआ वो था कि जो मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे, भारत आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, तो मुस्लिम लीग के मेंबर जो हैं वो कहाँ पर चले गए, पाकिस्तान चले गए। मतलब इंडिया के जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो अब चले गए पाकिस्तान में। तो 3 इम्पोर्टेंट बदलाव 1947 में हुए। जैसे ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट गई, भारत जो है आज़ाद हुआ, तो 3 बदलाव जो है संविधान सभा में आए। संविधान सभा एक तो स्वतंत्र हो गई, अब जो है वो किसी भी कानून को बदल सकती थी, उसको ख़त्म कर सकती थी। संविधान सभा जो एक पार्लियामेंट की तरह भी काम करने लगी, और संविधान जो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर जो जितने भी मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 1947 के बाद। हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने जो है किस तरीके से काम किया 1947 के बाद। देखिए, संविधान सभा जो है को काफ़ी बड़ा काम दिया गया था संविधान बनाना। करीब करीब जो है 300 मेंबर जो थे संविधान सभा में थे, और 300 मेंबर जो है एक साथ जो है काम नहीं कर सकते। तो 300 मेंबर को काम करने के लिए इनको अलग अलग जो है कमेटीज़ में डिवाइड कर दिया गया संविधान बनाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ की अब हम बात करेंगे। तो काम को सुगम बनाने के लिए जो है संविधान सभा को जो है अलग अलग कमेटीज़ में जो है डिवाइड कर दिया गया था। तो कौन कौन सी कमेटी थी? करीब करीब जो है संविधान सभा की 8 मेजर कमेटी थी, 8 जो है बड़ी कमेटियां थीं, और मैनी जो है काफ़ी सारी जो है माइनर कमेटी थी, माइनर कमेटी। तो अभी जो है मेजर कमेटी की हम बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, कौन सी कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपसे पूछेगा यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे। तो यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे पूछेगा कि यूनियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो है प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे पूछेगा कि प्रोविंस की जो राज्यों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसके प्रेसिडेंट जो थे वो सरदार पटेल थे। आपसे पूछेगा कि कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट की कमेटी थी, एंड माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष भी जो थे वो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। और आपसे पूछेगा कि जो है स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। और आपसे पूछेगा कि कमेटी ऑन रूल ऑन प्रोसीजर, जो कमेटी प्रोसीजर बनाती थी कि किस तरीके से संविधान सभा का काम चलेगा, और कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इन तीनों के जो अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो 8th कमेटी थी संविधान सभा की वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपको पता होगा कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो
कमेटीज़ विधानसभा की हमने मेजर कमेटीज़ की बात की। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल सरदार पटेल, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। तो इसके अलावा आपसे पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। लेकिन आपसे ये भी पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी मेंबर कौन कौन थे। तो अब हम बात करते हैं अपनी 8th कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम बात करेंगे डीप में। ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसके अंदर जो है करीब करीब 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, जो संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी। तो इसको आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक हमने बनाई है, मुंशी बना स्टेनो। इसको आप याद रखते हैं सकते हैं, मुंशी बना स्टेनो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मुंशी से बना KM मुंशी, B से बना भीमराव अम्बेडकर, दूसरे मेंबर थे इस कमेटी के। N से बना N गोपाल स्वामी अय्यर। उसके बाद जो है A से बना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद जो है आपके S से बना सैयद मोहम्मद सादुल्ला। T से बना TT कृष्णाचारी। 7 N से बना N माधव राव। तो KM मुंशी, BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णाचारी, N माधव राव, ये सब जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। KM मुंशी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओनली जो थे केवल जो थे एक ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो थे KM मुंशी। ओनली मेंबर ऑफ कांग्रेस जो था वो थे KM मुंशी, बाकी जो है कांग्रेस के नहीं थे। तो ओनली मेंबर कांग्रेस कौन थे? KM मुंशी थे। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। ये जो है अभी हमने जो कमेटीज़ की बात की, 8 मुख्य कमेटी थी जो संविधान की कमेटियों का गठन क्यों किया गया? संविधान के कार्य को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जो है उसके बाद जो है कमेटीज़ ने कार्य किया, कमेटीज़ ने जो है संविधान का गठन किया, और जो है फाइनल जो है हम बात करते हैं कि जो संविधान को जो है एडॉप्ट और जो संविधान को जो है लागू कब किया गया। तो अगर हम बात करें 2 तारीखें जो है इम्पोर्टेंट है। एक तारीख है तो इससे पहले हम बात करते हैं कि संविधान को कितना समय लगा। संविधान को करीब करीब जो है 2 साल, या एग्ज़ाम में पूछता है 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान जो है 11 सेशन जो है संविधान को लगे बनने में, और एक सेशन जो है और संविधान में ऐड हुआ जो 24 जनवरी 1950 को जो है मेंबर्स ने अपने साइन किए। तो एक सेशन जो है और इसके अंदर जो शामिल हुआ। तो 2 तारीखें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। एक है संविधान से रिलेटेड 26 नवंबर 1949 और एक तारीख है 26 जनवरी 1950, ठीक है। 2 तारीखें इम्पोर्टेंट हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। इस दिन जो है संविधान को एडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट होने का और लागू होने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई हम कानून बनाते हैं, जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट है,
वो इमेजिन कीजिए पास पहले ही कर दिया था सरकार ने, लेकिन वो लागू जो है किसी तारीख को लागू हुआ। ठीक है, जैसे जीएसटी जो है सरकार ने कानून पहले ही बना दिया था जीएसटी के लिए, लेकिन जीएसटी जो है 1 जुलाई को लागू हुआ। तो संविधान जो है एडॉप्ट जो पहले ही हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ एक प्रोविज़न जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिसका हम वेट नहीं कर सकते थे। ये एग्ज़ाम में पूछता है। ये कुछ एक एक्सेप्शन है जो पहले ही लागू हो गए थे। ये क्या हैं आपको याद रखना है, जो है इलेक्शन, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट एंड एमरजेंसी। ये कुछ एक प्रावधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गए। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अलावा इलेक्शन, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट और इमरजेंसी के अलावा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी वो है कि भाई इस 26 तारीख का क्या महत्व है। 26 नवंबर की आप बात कर लीजिए और 26 जनवरी की आप बात कर लीजिए कि क्या महत्व है इस 26 तारीख का। तो इसका रीज़न है 1929 में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, कांग्रेस की बैठक हुई थी लाहौर के अंदर, और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूरा देश जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1930 को। तो यही एक जो है महत्व है 26 तारीख का, कि 26 जनवरी 1930 को देश ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए जो है 26 तारीख को बार बार डाला गया। ठीक है, तो ये जो था अभी तक जो है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ एक फैक्चुअल चीज़ें भी जो है एग्ज़ाम में पूछता है। अभी जो संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, संविधान सभा की कमेटियाँ क्या थी, संविधान सभा से जो है कैसे हमें जो है गवर्नमेंट मिली, उस गवर्नमेंट के कौन कौन सदस्य थे, ये सब कुछ अभी हमने पढ़ लिया है। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछते हैं उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। ये पूछता है कि वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, तो ये आपसे पूछता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। तो संविधान सभा में करीब करीब जो हैं 15 महिलाएं थीं, 15 वुमेन थी संविधान सभा में। कुछ एक इम्पोर्टेंट वुमेन जो है संविधान सभा में हमें याद रखना है, जैसे कि जो है हमने बात की डॉक्टर अमृत कौर, जो कि एक हेल्थ मिनिस्टर थी, जो हम देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर अमृत कौर, ये जो है संविधान सभा की सदस्य थी। उसके बाद आपको याद रखना है सरोजनी नायडू, एक इम्पोर्टेंट चेहरा संविधान सभा में थी, सरोजनी नायडू। एक आपको याद रखना है विजयलक्ष्मी पंडित संविधान सभा में शामिल थी, पंडित। उसके बाद आपको याद रखना है सुचित्रा कृपलानी भी जो है संविधान सभा में थे। ठीक है, ये कुछ एक महिलाएं थी जो संविधान सभा में थी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक लाइन आपको दे देगा एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है कि एक लाइन दे देगा और ये कहेगा कि ये लाइन किसने कही। तो आपको याद रखना है कि ये लाइन किसने कही, कि जो लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, असेंबली नॉट केयर्ड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। एक लाइन है आपसे दे देगा, ये किसने कहा कि संविधान सभा के जो लीडर हैं उन्होंने माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा। तो ये लाइन जो थी, ये आइवर जेनिंग्स ने इस लाइन को कहा। एक इम्पोर्टेंट मैन थे आइवर जेनिंग्स, इन्होंने जो है इस लाइन को कहा। एक जो इम्पोर्टेंट लाइन और है कि ये किसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ कांग्रेस,
Constituent Assembly is Congress. Constituent Assembly is Congress. Congress and Congress is India. And Congress is India. ये किसने कहा? तो ये जो बात है ये ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन ने जो है ये लाइन की, कांग्रेस विधानसभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है। ठीक है, तो संविधान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विधानसभा का जो है गठन कैसे हो उसने कार्य किया, उसमें आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान जो है कहाँ कहाँ से लिया गया, कौन कौन से जो है फॉरेन कंट्रीज है जहाँ से हमारा संविधान लिया गया। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो है कितनी तरह की जो है सरकारें होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं। उसके बाद जो है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, और भारत की जो शासन प्रणाली वो किस तरीके की प्रणाली है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की हम बात करते हैं चैप्टर से। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2005 सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। वो ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर नहीं थे, जे बी कृपलानी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। 2005 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1947 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, विधानसभा के मेंबर से ही जो है एक गवर्नमेंट बना दी गई थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उसके वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे और उसके प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे जो थे गवर्नर थे माउंटबेटन। 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन। भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन के अराइवल का विरोध क्यों किया? पहला ऑप्शन है क्योंकि इंडिया नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919। 1919 के संविधान कानून में प्रावधान था कि 10 साल के बाद एक जो है कमीशन बनाया जाएगा। ए ऑप्शन कहता है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया कि ऐसा कमीशन ना बनाया जाए। साइमन कमीशन ने डायरेक्टरी को एबोलिश करने की बात कही, नहीं ऐसा नहीं कहा। जो है इस कारण से साइमन कमीशन ने डायरेक्टरी के एबोलिशन का रिकमेंड किया था, लेकिन इस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया। नो इंडियन इन द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। कोई भी इंडियन जो है साइमन कमीशन का मेंबर नहीं था। यस, यही रीज़न था कि लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का मेंबर नहीं था। ये सिविल सर्विस 2013 एग्जाम में पूछा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। तो इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विधानसभा के जो है का चुनाव कैसे हुआ। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर कैसे चुनाव हुआ? वो डायरेक्टली चुने गए। ठीक है, पीपल ऑफ प्रोविंसेस के द्वारा वो नॉमिनेट किए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा उनको इलेक्ट किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट असेंबलीज़ के द्वारा या उनको जो है सेलेक्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट उनके एक्सपर्टाइज के कारण। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा उनको इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। उनको डायरेक्ट इलेक्शन उनका नहीं हुआ था, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स थे उन्होंने इसका चुनाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन विच। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो है जो अपने लोगों पे इफ़ेक्टिव रेस्ट्रिक्शन लगाती है अपने लोगों की लिबर्टी पे, या वो है जो अपनी अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है जिससे कि लोगों की लिबर्टी बची जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो है जो अपनी अथॉरिटी पे रोक लगाए जिससे लोगों की लिबर्टी सुरक्षित रहे। वो नहीं है जो अपने लोगों की लिबर्टी पे रोक लगाए। तो इसका आंसर ओनली बी